एक गांव में सुषमा नाम की एक औरत रहती थी। सुषमा का पति बहुत समय पहले मर चुका था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक साल बाद जब प्रियंका का स्कूल खत्म हो गया तो सुषमा ने प्रियंका से कहा, बेटी तुझे तो पता है हमारे गांव में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। तुझे आगे की पढ़ाई शहर जाकर करनी होगी। मैंने तेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे, तो उन पैसों को लेकर शहर चली जा। लेकिन माँ, आप घर पर अकेली कैसे रहोगी? मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी आप बीमार रहती हो, खाना कौन बनाएगा? और माँ, आपका ख्याल कौन रखेगा? छोटे मोटे 50 काम होते हैं, तुम कैसे करोगी? बेटी वो सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे पिताजी का सपना था तुम खूब पढ़ो लिखो और डॉक्टर बनो। प्रियंका को अपनी माँ की बात माननी ही पड़ती है। कुछ दिनों में वो आगे की पढ़ाई करने शहर चली गई। प्रियंका की माँ कुछ समय तक तो अपना काम खुद संभालती रही, लेकिन फिर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। सुषमा के घर के बगल में एक कांता नाम की औरत रहती थी, जो लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। एक दिन सुषमा ने किसी बच्चे से कहकर कांता को अपने घर बुलवाया। कांता, क्या तू मेरे घर आकर खाना बना दोगी? बना तो दूंगी मौसी, 1500 रुपए महीना देना पड़ेगा। कांता, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे मौसा जी के गुजरने के बाद हमारी हालत कितनी खराब हो गई है। प्रियंका के पढ़ाई का खर्चा ही मैं इतनी मुश्किल से उठा पा रही हूँ। मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपए दे दिया करूँगी, इससे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, दोनों टाइम का खाना एक ही बार बनाकर चली जाऊंगी। कांता एक नंबर की चालाक और चोर औरत थी। सुषमा को घर में अकेला देखकर उसने किचन से सामान चुराना शुरू कर दिया। कभी मसाला तो कभी चीनी छुपाकर अपने घर ले जाती थी। फिर धीरे धीरे उसने किचन के बाहर का सामान भी चोरी करना शुरू कर दिया। अगर किसी दिन सुषमा बाथरूम में होती तो कांता उसके पर्स से पैसे चुरा लेती थी। कुछ महीनों में सुषमा को एहसास हो गया कि उसके घर से कांता बहुत सारा सामान चोरी करके ले जाती है, लेकिन बेचारी सुषमा भी क्या ही कर सकती थी। वो मजबूर थी। वो कांता के अलावा और किसी भी खाना बनाने वाली को नहीं जानती थी और वो खुद भी खाना नहीं बना सकती थी। सुषमा अपनी परेशानी अपनी बेटी प्रियंका को भी नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने अपनी परेशानियों के बारे में प्रियंका को कुछ भी बताया तो प्रियंका पढ़ाई छोड़कर वापस घर लौटकर आ जाएगी। एक दिन सुषमा ने कांता से कहा, बेटी जरा बाजार जाकर सब्जियां ले आओगी क्या? घर में सब्जियां खत्म हो गई है। मैं नहीं जाऊंगी, नौकरानी थोड़ी ना हूँ मैं तुम्हारी। एक तो सिर्फ 500 रुपए दे रही हो और खाना बनवाने के अलावा और भी काम करवा रही हो। अपनी लड़की को क्यों नहीं बुला लेती? क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? आखिरकार सुषमा को खुद ही एक डंडे के सहारे बाजार तक जाना पड़ा। किसी तरह सुषमा बाजार तक पहुंच गई, लेकिन लौटते समय रास्ते में ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ी। उसका सर एक बर्तन वाले के बर्तनों से जाकर टकराया। सुषमा ने अपने माथे से खून साफ किया। थोड़ा सा खून बर्तन वाले की कढ़ाई पर भी लग गया था। बर्तन वाला सुषमा पर चिल्लाने लगा, देखकर नहीं चल सकती हो क्या? मेरी कढ़ाई पर खून लगा दिया। अब इसे तुम ही रखो, मैं अब इसे नहीं रखूंगा। इतना कहकर वो बर्तन वाला सुषमा को कढ़ाई दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सुषमा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि भला कोई आदमी मेरे सामने से गायब कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो कढ़ाई लेकर घर चली जाती है। सुषमा देखती है कि कढ़ाई के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है। वो पढ़ती है, जादुई कढ़ाई, ये किसी भी सब्जी को बिना आग के पका सकती है। बस सब्जी को कढ़ाई में डाल दो, वो अपने आप पक जाएगी। सुषमा ने ठीक वैसे ही किया जैसा कढ़ाई पर लिखा था। उसने कढ़ाई में आलू डाला। उसने जैसे ही आलू को कढ़ाई में डाला, तुरंत ही उस आलू की सब्जी बन गई। अगले दिन जब कांता सुषमा के घर पहुंची तो सुषमा ने उसे लौटा दिया। कांता, भगवान की कृपा से मुझे एक जादुई कढ़ाई मिल गई है, अब तुम खाना बनाने मत आना। कांता ने किचन की खिड़की से छुपकर सुषमा को जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए देख लिया। उसने अपने पति से जाकर कहा, सुषमा के पास एक जादुई कढ़ाई आ गई है जो बिना गैस चूल्हे का खाना बना सकती है। जिस ढाबे पर मैं काम करता हूँ, उस ढाबे का मालिक एलपीजी के खर्चे से बहुत परेशान हो गया है। अगर वो कढ़ाई मैं अपने मालिक को बेच दूं, तो वो हमें लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा।
और फिर हमें रोज रोज के काम से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जादुई कढ़ाई हासिल करने के लिए सुषमा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो, उसे पास के जंगल में छोड़ आते हैं, अपने आप ही वो भूख प्यास से मर जाएगी। उसी रात कांता और उसका पति सुषमा के घर में घुस गए। उन्होंने सुषमा को एक बोरी में बंद कर दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। वो वापस आकर तुरंत सुषमा के घर में गए और जादुई कढ़ाई लेकर अपने मालिक को बेच दिया। कांता और उसका पति खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। अगले ही दिन प्रियंका अपने घर लौटी। प्रियंका अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। एक तो वो बहुत दिन बाद घर लौट रही थी, दूसरा उसे कहीं से एक जादुई फूल मिल गया था जो हर व्यक्ति को सच बोलने पर एक इनाम देता था और झूठ बोलने पर झूठ बोलने वाले व्यक्ति का सर दीवार से टकरा देता था। प्रियंका वो फूल अपनी माँ को दिखाने के लिए बेताब थी, लेकिन उसे अपनी माँ घर पर नहीं मिली। आस पड़ोस वालों को भी कुछ नहीं पता था। अपनी माँ को ढूंढते हुए प्रियंका कांता के घर पहुँची। बेटी, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत अच्छी थी बेचारी। मैं तो उनके लिए खाना बनाती थी। तुम्हें पता नहीं है उसके ना रहने पर मुझे कितना दुख हो रहा है, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। कई दिनों से तो मैंने खाना भी नहीं खाया। कांता जब ये सब बता रही थी तभी प्रियंका के हाथ में वो जादुई फूल था। कांता ने झूठ बोला, इसलिए उसका सर दीवार से टकराने लगा। हाय राम, ये क्या हो रहा है? मेरे सर पे चोट क्यों लग रही है? मेरे पास जादुई फूल है, अगर इसके सामने कोई झूठ बोलता है तो उसका सर दीवार से टकराने लगता है। तुमने झूठ बोला है, सच सच बताओ मेरी माँ कहाँ है, वरना तुम्हें ऐसे ही चोट लगती रहेगी। कांता डर के मारे प्रिया को सब कुछ सच सच बता देती है। प्रियंका तुरंत दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई। सुषमा जिंदा बच गई। फिर प्रियंका ने कांता और उसके पति की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। वो दोनों जेल चले गए। प्रियंका ने कांता के घर से सारे पैसे बटोरे और अपनी माँ के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। कुएं का जादुई सिलाई मशीन। ये कहानी सावित्री नाम की एक औरत की है। सावित्री की अभी राजेश के साथ नई नई शादी हुई थी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। सावित्री के ससुराल में उसका पति और उसकी सास थी। राजेश अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्यार करता था और सावित्री भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। घर में कमाने वाला सिर्फ अकेला राजेश ही था। वो पेशे से एक दर्जी था। सभी गांव के लोग उसी से अपने कपड़े सिलवाते थे, क्योंकि वो कम दाम में लोगों को अच्छे कपड़े सिलकर दे देता था। एक बार की बात है, राजेश दुकान बंद करके दोपहर को खाना खाने घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक गरीब औरत गजरा बेचती हुई नजर आई। उसे देखकर राजेश उसके पास गया और उससे बोला, बहन जी, एक गजरा कितने रुपए का है? भाई साहब, ज्यादा महंगा नहीं है, बस 20 रुपए का है। अपने हाथों से बनाया है मैंने। आप अपनी पत्नी के लिए ले जाइए। ठीक है, आप एक गजरा पैक कर दीजिए। वो औरत राजेश को एक गजरा पैक करके दे देती है और राजेश उसके बदले उसे 500 का नोट देता है। तब वो औरत कहती है, क्या साहब, इतना बड़ा नोट क्यों दे रहे हो? मुझसे ज्यादा लोग ये गजरा नहीं खरीदते, तो मेरे पास इसका छुट्टा कहाँ से आएगा? लेकिन छुट्टे पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करिए, आप ये सारे पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप दिल से बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। राजेश उस औरत का कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराता हुआ घर की ओर आने लगता है। वो घर आ जाता है और अपनी पत्नी को पुकारने लगता है, सावित्री, ओ सावित्री, कहाँ हो? अपने पति की आवाज सुनकर सावित्री उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है, आज बड़ा चहकते हुए आए हैं? हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये प्यारा सा गजरा, तुम्हारे सुंदर बालों पर ये गजरा खूब खिलेगा। जल्दी से पहन लो इसे। अरे वाह, शादी के बाद आप मेरे लिए पहला तोहफा लाए हैं। ये तो बहुत सुंदर है, मैं अभी लगा कर आती हूँ। सावित्री फौरन वो गजरा लगाकर आती है। उसके ऊपर गजरा खूब खिल रहा था। फिर वो राजेश को खाना खिलाती है और कहती है, राजेश जी, आपको मैं कब से कह रही हूँ, मुझे भी अपनी दुकान पर ले जाया करिए। थोड़ी बहुत सिलाई तो मुझे भी आनी चाहिए ना, आखिर मैं एक दर्जी की पत्नी हूँ। लेकिन सावित्री, अगर तुम मेरे साथ बाजार चलोगी
तो माँ का ख्याल कौन रखेगा और घर का काम कौन करेगा? तभी वहाँ पर राजेश की माँ आ जाती है और कहती है, उसकी चिंता तू मत कर बेटा, मैं अभी कोई इतनी बूढ़ी नहीं हो गई जो अपना ख्याल ना रख सकूं। और बहू सही कह रही है, अगर तू इसको सिलाई सिखा देगा तो भविष्य में काम ही आएगा। वैसे भी तूने अपने दुकान पर अलग से 2 सिलाई करने वालों को रखा हुआ है, बहू सीख जाएगी तो उनकी सैलरी के पैसे भी बचेंगे। अच्छा ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं सावित्री को सिलाई सिखा दूंगा। अगले दिन से ही सावित्री राजेश के साथ उसकी दुकान पर जाने लगी। राजेश की दुकान में राहुल नाम का एक लड़का और पिंकी नाम की एक लड़की काम करते थे। वो दोनों मिलकर सावित्री को सिलाई सिखाने लगते हैं और कस्टमर का ख्याल राजेश रखने लगता है। एक दिन की बात है, राजेश कस्टमर का कपड़ा सिल रहा था और रात के 10 बज गए थे। तब सावित्री ने उससे कहा, बस करिए जी, घर चलिए, बहुत रात हो गई है। पिंकी और राहुल के घर जाने का भी समय हो गया है। नहीं सावित्री, कस्टमर को ये लहंगा किसी भी हालत में कल सुबह तक चाहिए। मुझे रात भर जाकर इसे सिलना होगा। तुम पिंकी और राहुल के साथ चली जाओ, वो दोनों हमारे घर की तरफ से ही जाते हैं, तुम्हें छोड़ते हुए चले जाएंगे। फिर सावित्री राहुल और पिंकी के साथ घर चली जाती है और घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी सावित्री को अचानक से एक कॉल आता है। हेलो, हाँ जी, कौन? हेलो मैडम, ये राजेश दर्जी आपके कौन लगते थे? लगते थे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ है मेरे राजेश जी को? मैडम, शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक दुकान में बहुत तेज आग लग गई और आपके पति अंदर ही हैं। आग इतनी तेज है, मुझे तो लगता है वो अंदर ही झुलस गए होंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब से देख रही हूँ कुछ भी बोले जा रहे हो। फालतू की बकवास करने से पहले सोच लिया करो। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो आकर देख लो। सावित्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फौरन अपनी सास को ये बात बताती है और दोनों सास बहू मिलकर दुकान पर जाते हैं। वो देखते हैं कि सच में दुकान आग की लपटों से झुलस रही है। राजेश जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपसे कह रही थी ना, मत रुकिए दुकान में, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने तो मुझसे 7 जन्म तक साथ रहने का वादा किया था ना, तो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? चुप हो जा बहू, होनी को कौन टाल सकता है। जवान बेटे को जिंदा जलते हुए देख लिया। भगवान इससे ज्यादा बदतर जिंदगी क्या ही किसी को दे सकता है। लोगों द्वारा वहाँ पर फायर ब्रिगेड बुलाया गया। किसी तरह दुकान की आग बुझाई गई तो दुकान के अंदर से राजेश का जला हुआ शव मिला। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। एक पल में ही सावित्री और उसकी सास की जिंदगी उजड़ गई थी। आस पड़ोस के लोग सावित्री को मनहूस समझने लग गए थे, लेकिन सावित्री की सास ने उसको सहारा दिया और उसको संभाला। उसको और खुद को संभालने के बाद अब बारी थी घर को संभालने की, क्योंकि घर का इकलौता कमाने वाला अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। एक दिन सावित्री अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं गर्भवती हूँ। मैं राजेश के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तो अच्छी बात है बहू, इतना सब कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा होने जा रहा है। कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है सासू माँ? मेरे पेट में बच्चा है। इस समय मुझे इलाज की जरूरत है, बच्चे के लिए अच्छा खाने की जरूरत है, परंतु घर के हालात इतने बुरे हो गए हैं। तू चिंता मत कर बेटा, तू अपना और बच्चे का ख्याल रख। कुछ दिनों तक मैं कोठियों में जाकर झाड़ू पोछा करने का काम कर लूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ? राजेश जी ने आपको बड़े ठाट बाट से रखा था। उन्होंने कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उनके जाने के बाद अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको अच्छे से रखूं। मेरे होते हुए इस उम्र में आप काम करने जाएंगी। ऐसा रहा तो राजेश जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। राजेश जी ने मुझे सिलाई सिखाई थी। अब मैं लोगों के कपड़े सिलकर आपका और अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। लेकिन बेटा, उसके लिए सिलाई मशीन की जरूरत होगी और हमारी सिलाई मशीन तो दुकान में जल गई और घर की जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। अब हम सिलाई मशीन कैसे खरीदेंगे? आप चिंता मत कीजिए सासू माँ। राजेश जी ने अपने नाम पर बैंक में 2 लाख की FD करवा रखी थी। अब तक तो FD का समय खत्म हो गया होगा। हम वो पैसे बैंक से निकाल लेंगे, हमें मुनाफे का पैसा भी मिलेगा।
सावित्री का ये विचार उसके सासू माँ को अच्छा लगा। अगले ही दिन सावित्री बैंक गई और उसने बैंक के मैनेजर से राजेश की एफडी की बात करी। उस बैंक का मैनेजर बहुत ही ज्यादा खड़ूस था। वो कहता है, तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। जिसके नाम पर एफडी थी वो तो मर गया ना। हाँ तो क्या हो गया, मैं उनकी पत्नी हूँ। उनके जाने के बाद इन पैसों पर मेरा हक है और मुझे इन पैसों की जरूरत भी है। सावित्री बैंक मैनेजर से बहुत देर तक बहस करती है, लेकिन बैंक मैनेजर सावित्री को धक्के मारकर बैंक से निकाल देता है। सावित्री उदास होकर वापस घर आने लगती है। कड़ी धूप के कारण उसको प्यास लग रही थी। वो इधर उधर देखती है तो उसे एक कुआं नजर आता है। वो कुएं के पास जाती है और उसमें से पानी निकालकर पी लेती है। ना जाने भगवान को मुझसे क्या मंजूर है। कभी कभी तो लगता है सच में मैं मनहूस ही हूँ। इतनी मुश्किल से एक आइडिया आया था, लेकिन ये बैंक मैनेजर हमारे ही पैसे हमें नहीं दे रहा। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे कुएं से एक आवाज आती है, तुम्हें क्या परेशानी है बहन? तुम इतना उदास क्यों हो? कौन बोला? किसने मुझे आवाज लगाई? तुम जिस कुएं के आगे खड़ी हो, मैं वही कुआं बोल रहा हूँ बहन। मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं बोल सकता हूँ। मैंने आते जाते कई मुसाफिरों को पानी पिलाया है और उनकी मदद भी की है। अब तुम्हारी बारी है। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? सावित्री रोती हुई जादुई कुआं को सब कुछ बता देती है। सारी बात जानकर जादुई कुआं कहता है, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ, पर तुम चिंता मत करो। मैंने बहुत लोगों की मदद की है और मैं तुम्हारी भी मदद अवश्य करूँगा। ये लो, ये एक जादुई सिलाई मशीन है। यह तुम्हारी जिंदगी पलट कर रख देगा। तभी कुएं के अंदर से एक सिलाई मशीन निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर सावित्री हैरान हो जाती है। तुमने तो सच में मुझे सिलाई मशीन दे दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुआं। लेकिन मैं पेट से हूँ। इतनी भारी मशीन उठाकर मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे पगली, मैंने कहा ना, यह जादुई सिलाई मशीन है। तुम इसको बोलो, यह अपने साथ तुम्हें भी घर पहुंचा देगी। सावित्री जादुई सिलाई मशीन से घर चलने को कहती है और तभी वो दोनों वहाँ से गायब होकर सीधा घर में प्रकट होते हैं। ये देखकर उसकी सासू माँ भी हैरान हो जाती है। तभी सावित्री अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है। सिलाई मशीन, क्या तुम अपने जादू से कपड़े सिल सकती हो? मैं ट्राई करती हूँ। सावित्री एक कपड़ा सिलाई मशीन पर रख देती है और वो देखती है कि एक बहुत सुंदर कोट पैंट सिलकर तैयार हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की जादुई सिलाई मशीन है। जादुई कुआं, तुम्हारा एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। सावित्री उस मशीन को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन एक परेशानी और थी। गांव वालों को लगता था कि सावित्री मनहूस है, इसलिए कोई उससे कपड़े सिलवाने आता ही नहीं था। इस वजह से सावित्री और उसके घर में बहुत तंगी चल रही थी। एक दिन की बात है, उनकी दुकान पर काम करने वाला राहुल अपने साथ एक बहुत बड़े आदमी को लेकर आता है। राहुल को देखकर सावित्री बहुत खुश होती है और कहती है, अरे राहुल, तुम? हाँ भाभी, भैया के जाने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं आना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे यहाँ आने नहीं दिया। देखिए, मैं अपने साथ किन को लेकर आया हूँ। ये मिस्टर पटेल हैं। इनका अपना एक पेट्रोल पंप है। हर साल ये अपने पेट्रोल पंप पे काम करने वाले एम्प्लॉयर्स के कपड़े सिलने का ऑर्डर हमें ही देते हैं। लेकिन इस साल तो राहुल भैया नहीं रहे, तो क्या आप कपड़े सिल सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। साहब, आप बताइए, आपको कितने जोड़ी ड्रेस चाहिए? देखिए सावित्री जी, हमारे यहाँ टोटल 300 एम्प्लॉयर्स हैं, तो आपको 300 ड्रेस बनानी पड़ेगी और सबका नाप अलग अलग होगा। मैं आपको नाप व्हाट्सएप कर दूंगा और कपड़े में आपको अपने आदमी से भिजवा दूंगा। ठीक है साहब। ये लो एडवांस के 50,000। मिस्टर पटेल सावित्री को 50,000 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में उसका एक आदमी आकर सावित्री को ढेर सारा कपड़ा दे जाता है और मिस्टर पटेल उसका नाप सावित्री को व्हाट्सएप पर भेज देता है। फिर सावित्री एक एक करके कपड़ा मशीन पर रखती है और मशीन खुद ही वो कपड़े सिल रही थी। इस तरह कुछ ही घंटों में सारे ड्रेस सिलकर तैयार हो गए और सावित्री ने सारे ड्रेसेस मिस्टर पटेल को दे दिए
और उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी। इस तरह सावित्री के पास बहुत पैसा आ गया था। उसने उन पैसों से अपनी दुकान को फिर से ठीक करवाया और उसमें राहुल और पिंकी के साथ फिर से काम करने लगी। धीरे धीरे लोगों के मन से सावित्री के मनहूस होने की बात खत्म होने लगी, क्योंकि अब वो तरक्की जो करने लगी थी। देखते ही देखते सावित्री का धंधा अच्छा चल गया और उसने बहुत पैसा कमा लिया। कुछ दिनों बाद उसका प्यारा सा बेटा हुआ जिसमें राजेश की छवि थी। इस तरह कुएं की जादुई सिलाई मशीन की वजह से उस परिवार का जीवन एक बार फिर से संवर गया।